हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास भी कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस की ऑडिट है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे, जैसे कि इसका मैं P&L किस तरीके से ड्राफ्ट करूं, या फिर जब हम टर्नओवर मेंशन करते हैं 3CP 3CD के क्लॉज नंबर 40 में तो वहां पर मुझे कितनी टर्नओवर मेंशन करनी चाहिए। इसके अलावा जब आप यूडीआईएफ जनरेट करते हैं तो वहां आपको क्या फाइनेंशियल्स मेंशन करनी है, किस तरीके की टर्नओवर शो करनी है, आपको एब्सोल्यूट टर्नओवर दिखानी है, टोटल टर्नओवर दिखानी है, या फिर प्रॉफिट दिखाना है। जब हम एक स्पेकुलेटिव बिजनेस की ऑडिट करने जा रहे होते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में चल रही होती है, क्योंकि अगर आप आईसीआई का गाइडेंस नोट उठा के देखेंगे तो कहीं पर भी स्पेकुलेटिव बिजनेस की आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, 3CP 3CD का अगर आप क्लोज नंबर 40 उठा के देखते हैं गाइडेंस नोट का, तो वहां पर भी कहीं पर भी क्लोज नंबर 40 की जहां पर डिस्क्रिप्शन दी हुई है वहां पर कहीं पर भी आपको ये मेंशन नहीं मिलेगा कि स्पेकुलेटिव के केस में आपको टर्नओवर को कैसे मेंशन करना है। मेरे पास भी बहुत सारी ऑडिट थी स्पेकुलेटिव केसेस की, मैंने उसको मोस्ट ऑफ द ऑडिट अभी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाई है। क्योंकि ड्यूरिंग दिस ऑडिट मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई कि मुझे क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। इसके दौरान बहुत सारी हमने स्टडीज भी करी, मैंने और मेरी टीम ने। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कहीं पर भी क्रक्स नहीं है स्पेकुलेटिव बिजनेस से रिलेटेड। हर जगह जो भी आप चीज उठाएंगे पढ़ने के लिए, उन्होंने सिर्फ एक एब्सोल्यूट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक आपको मेंशन कर दिया है। और एब्सोल्यूट टर्नओवर जो हमारी होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करने के लिए कि आपको जो है एसएससी का ऑडिट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एब्सोल्यूट टर्नओवर का और कहीं पर कोई भी यूज नहीं है, या फिर आप उसको ITR 3 फाइल करते समय यूज करते हैं। ITR 3 में भी इस बार ये एक चेंजेस लेके आए थे स्पेकुलेटिव बिजनेस से रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो चैलेंजेस मैंने फेस करे वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, और ये मेरा पर्सनल व्यू है स्पेकुलेटिव बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपको कोई और व्यू समझ में आए तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको डील कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जब आपके पास कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस का केस आता है तो आप क्या करते हैं। हम जिस भी ब्रोकर से वो डील कर रहा होता है उस ब्रोकर से जितनी भी उनकी फाइनेंशियल्स होते हैं उनको सबसे पहले फेच करते हैं। मैं अपने जो है एक जो यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ उसमें जो मेरा ब्रोकर है वो मोतीलाल ओसवाल है। मैं उसकी स्टेटमेंट एक बार आपके सामने खोल लेती हूँ। ये देखिए स्क्रीन पे आपको एक स्टेटमेंट खुली हुई नजर आ रही होगी। स्टेटमेंट में बहुत छोटा छोटा अगर आपको नजर आ रहा है तो आप प्लीज अपनी स्क्रीन को जो है लार्ज कर लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट एक्चुअली मेरी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है तो इसलिए आपको छोटा छोटा नजर आ रहा होगा। क्रक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगी। मेरा जो क्लाइंट है उसने डील किया, उसके दोनों तरीके के बिजनेस थे। वो ट्रेडिंग में भी था कि उसको डिलीवरी मिल रही थी, ठीक है, और वो सेम डे जो जब आपको डिलीवरी नहीं मिलती तो वो आपका स्पेकुलेटिव कहलाता है। मैं छोटी छोटी बातों में नहीं जाऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि आप एक ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको स्पेकुलेटिव क्या है नॉन स्पेकुलेटिव क्या है ये ट्रांजेक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको मेन क्रक्स आपसे डिस्कस करूंगी जो हमें ऑडिट के टाइम पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो सब, ठीक है। तो मैं अपने क्लाइंट की अगर बात करूं तो मेरे क्लाइंट ने जो है STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको अर्न हुआ है कितनी टर्नओवर पे, 3 करोड़ 23 लाख के टर्नओवर पे। ओके, तो उसका जो टोटल बाइंग वैल्यू था वो था 3 करोड़ 21 लाख, और जो उसकी टोटल सेलिंग वैल्यू थी दैट इज 3 करोड़ 23 लाख। इसके ऊपर जो उनको गेन हुआ दैट इज 1,87,000। और सेकंड जो उनका स्पेकुलेटिव बिजनेस था ट्रेडिंग के साथ साथ, जो उन्होंने अभी डिलीवरी नहीं ली थी, इंट्राडे जो वो ट्रेडिंग कर रहे थे, उससे जो उनको प्रॉफिट हुआ वो हुआ उनको 1,82,000। तो इस सिनारियो से मुझे ये तो आपको क्लियर हो गया कि उसके दोनों तरीके के बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है, नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस भी है, ठीक है। तो अब हमें इस केस में जो है ऑडिट करनी थी। अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि ऑडिट के लिए लाइबल है या नहीं है, क्योंकि अगर मैं वैसे ही देखूं तो ये ऑडिट के लिए लाइबल नहीं है। 10 CR से कम इसकी टर्नओवर है, और शेयर ट्रेडिंग के केस में आपका कैश में तो होता ही नहीं है, तो मैं इसकी ऑडिट अवॉइड कर सकती हूँ। इट्स जस्ट अ डिस्कशन विद यू। सो इतने टर्नओवर पर इनका जो प्रॉफिट है वो आ रहा है 3,70,000। तो इस केस में मुझे किस तरीके से इसकी ऑडिट को करना है ये हम बात कर रहे हैं। तो मैंने इसका क्या करा, सबसे पहले इसकी मैंने जो है 2 P&L बनाए, एक इसका नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस का, एक इसका स्पेकुलेटिव बिजनेस का। नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस का P&L बनाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी है, हमारा रोज का काम है। जितना उसकी टर्नओवर है वो हमने दिखा दी, जो परचेजेस है वो हमने दिखा दी, और जो भी मेरे को एक्सपेंस क्लेम करने हैं वो मैंने उसमें से क्लेम कर लिए। एक्सपेंसेस में आप हर तरीके के
एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं जो भी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं। अगर उसमें उन्होंने कोई ब्रोकरेज चार्जेस पे करे या एसटीटी पे करा है तो यू कैन क्लेम दैट, कमीशन वगैरह पे करिए तो वो सब आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर मैं स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में आती हूँ तो स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में भी आप इस तरीके के चार्जेस को क्लेम कर सकते हैं, बट आई सजेस्टेड कि आप जो उसका पीएनएल है वो एक सेपरेट पीएनएल बनाएं, सो दैट हमें जो स्पेकुलेशन बिजनेस से हमें जो सेल परचेज या फिर जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो हमें अलग से पता लगे। तो इसका जो मैंने पीएनएल बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट है कि कितना इसको एसटीसीजी में किस किस शेयर्स में इसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और ये इसका स्पेकुलेटिव बिजनेस का हो गया इक्विटी स्पेकुलेटिव कि कितना इनको लॉस हो रहा है, कितना इनको प्रॉफिट हो रहा है, किन किन शेयर्स में हो रहा है। अगर हम एब्सोल्यूट टर्नओवर की बात करें तो एब्सोल्यूट टर्नओवर की जो कैलकुलेशन होती है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव को जो है हम हटाकर उसको टोटल जो उनको प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो लॉस हो रहा है उन सबका हम एडिशन कर लेते हैं। लॉस को भी हम प्रॉफिट की तरह कंसीडर करते हैं, उसका माइनस साइन हम हटा देते हैं और उन टोटल वैल्यू को जो है हम करके एक एब्सोल्यूट टर्नओवर को कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी मैंने एब्सोल्यूट टर्नओवर यहीं पर ही एक रफली आइडिया में कैलकुलेट कर रखी है कि इन शेयर से देखिए इसको जो गेन हो रहा है वो यहाँ पर लॉस हो रहा है 414 का, देन 493 का इसको गेन हो रहा है। तो मैंने क्या करा, इस रो को एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा, इसके माइनस के साइन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए और टोटल जो इनकी वैल्यू है वो निकाल ली। तो इसकी जो एब्सोल्यूट टर्नओवर वो कैलकुलेट होके आई, वो होके आई इसकी 1,85,000। तो अगर मैं एब्सोल्यूट टर्नओवर की बात करूं तो 1,85,000 के टर्नओवर पर जो मेरे क्लाइंट ने गेन अर्न किया दैट इज 1,82,000। सो 1,85,000 की इसकी एब्सोल्यूट टर्नओवर थी और गेन इसको हुआ 1,82,000। अब देखते हैं कि इसको हम पीएनएल में किस तरीके से डालना है। ये देखिए ये है इसका पीएनएल, मैंने एक छोटा सा पीएनएल ड्राफ्ट करा है। शेयर्स मैंने दिखा दिए कि इतनी इसकी सेल है, इतनी इसकी परचेज है, जो मुझे इसमें से क्लेम करने थे एक्सपेंस, मैंने वो एक्सपेंस क्लेम कर लिए। जब आप एक्सपेंस क्लेम करने जा रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना, जब आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, जो गलती मेरा स्टाफ करने जा रहा था कि जब भी हम एसटीटी को क्लेम करते हैं या फिर जो हमने कमीशन पे करिए या ब्रोकर चार्जेस पे करे अपने ब्रोकर को, वो जब हम क्लेम करते हैं तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो आपका प्रॉफिट और लॉस आपकी जो स्टेटमेंट में ऑटो कैलकुलेट होके आ रहा है उसमें वो अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड तो नहीं है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हम ब्रोकरेज चार्जेस पे कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस पे कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रॉफिट में से ऑलरेडी एडजस्टेड होता है और आप उसको दोबारा क्लेम करके जो है वो आपका जो है डबल आपका क्लेम हो जाता है। एक बार तो आपकी स्टेटमेंट में ऑलरेडी क्लेम है और एक बार आप पीएनएल में क्लेम कर रहे हैं, तो ये गलती मत करिएगा। एक बार आप अपनी स्टेटमेंट को थोरोली चेक करिए कि किस किस तरीके के एक्सपेंस ऐसे हैं जो ऑटो आप डिडक्ट होके आपके प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वहां पे शो हो रहा है। तो अगर मेरी स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो मैंने ब्रोकर को दिए थे 85 to 90,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, जो कि मेरा जो प्रॉफिट है उसमें से ऑलरेडी एडजस्टेड थे। इसलिए मैंने यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं उसको क्लेम नहीं किया, सिर्फ मैंने एसटीटी की फिगर को यहाँ पे क्लेम किया है क्योंकि मैंने स्टेटमेंट को इस तरीके से फैच किया कि वो विदाउट एसटीटी मेरे को फिगर शो करे और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो है शो कर दी अपनी फिगर। तो ये था नॉर्मल पीएनएल जो मेरे नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस का है। ये मैंने एक छोटा सा पीएनएल बनाया स्पेकुलेटिव का। जब मैं इस पीएनएल को बना रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जो कि आपके दिमाग में भी आते होंगे कि जब मैं प्रॉफिट साइड दिखाऊं या टर्नओवर साइड दिखाऊं तो मुझे टोटल टर्नओवर दिखानी चाहिए, दैट इज 3,41,00,000 रुपीज इन माई केस, या फिर मुझे प्रॉफिट दिखाना चाहिए कि किस किस शेयर में मुझे प्रॉफिट हुआ है, या फिर मेरे को एब्सोल्यूट टर्नओवर दिखानी चाहिए जो कि हमारे आईसीआई के गाइडेंस नोट में भी कहा गया है या फिर टैक्सेशन में ये बात कही गई है कि जब भी आप ऑडिट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपको एब्सोल्यूट टर्नओवर जरूर निकालनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट करना है कि ये केस ऑडिट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर तो यार एब्सोल्यूट टर्नओवर ही आनी चाहिए क्योंकि आईसीआई के गाइडेंस नोट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है एब्सोल्यूट टर्नओवर का। बट जब मैंने यहाँ पे अपनी एब्सोल्यूट टर्नओवर ली और उसमें से जब मैंने अपना एसटीटी क्लेम किया तो जो मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आया वो मेरी जो स्टेटमेंट थी स्पेकुलेटिव बिजनेस की उससे वो मैच नहीं कर रहा था और मुझे वो जो प्रॉफिट है वो मैच करना था ताकि कल को अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना पड़े कि ये प्रॉफिट आपका कैसे ड्राइव हुआ वो मैं उसको इजीली क्लेम कर जो है डिक्टेट कर पाऊं कि इतनी मेरी जो स्टेटमेंट निकल के आई है उससे मेरा प्रॉफिट है, इतना मैंने इसमें से जो है एसटीटी क्लेम कर लिया, ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। बट जब मैं एब्सोल्यूट टर्नओवर यहाँ पे ले रही थी तो वो चीजें जो है मैच
नहीं कर रही थी। और अगर मैं यहाँ पे टोटल टर्नओवर ले लेती, दैट इज 3,41,00,000 इन माय केस, तो वहां पर जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई वो ये फेस हुई कि ऐसे तो जो मेरा P&L का क्रेडिट साइड है वो बहुत ज्यादा नजर आएगा, और जो जब मैं अपनी रिटर्न्स में फिल करूंगी वहां मैं टर्नओवर इतनी दिखाने नहीं वाली। अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ITR 3 में हम कैसे इसको डिस्क्लोज करेंगे। तो वहां से भी कल को अगर मेरे क्लाइंट का केस लगता है या फिर इसको हमें किसी को समझाना पड़ता है, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम आएगी कि आपकी टर्नओवर तो इतनी ज्यादा है, आपने रिटर्न में इतनी कम दिखाई है। हर एक को हर चीज समझाना जो है पॉसिबल नहीं होगा। फिर एट लास्ट जो क्रक्स निकल के आया मेरी सारी फाइंडिंग्स का, वो ये निकल के आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जो स्पेकुलेटिव का प्रॉफिट है वो तो अलग से दिखा देना चाहिए। अपने शेयर्स में मैंने ऐसी ऐसी एंट्रीज को निकाला जिसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा था, उस प्रॉफिट को जो है कंसोलिडेट करके मैंने बाय स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट दिखा दिया। इसी तरीके से मैंने लॉस को अलग किया और लॉस को मैंने जो है अलग से दिखा दिया लॉस में। ऐसा करने से क्या हुआ, जो मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आया प्लस माइनस करके, वो मेरा प्रॉफिट मैच कर रहा है मेरी स्टेटमेंट से, जो कि मेरी मोतीलाल ओसवाल की स्टेटमेंट में मेंशन है कि आपका इतना प्रॉफिट आ रहा है स्पेकुलेटिव बिजनेस से। उसमें से मैंने क्लेम कर लिया STT, तो मेरा जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आया वो मैं अब इजीली मेरे लिए जो है वाउच भी करा सकती हूँ मैं कि ये मेरा प्रॉफिट यहाँ से मैच कर रहा है, मेरे पास सपोर्टिंग्स है, और वो इजीली क्लैरिटी भी आ रही है कि हाँ मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है। और मेरे हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अगर आप किसी और तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक बनाया छोटा सा स्पेकुलेटिव बिजनेस का अपना P&L, और ये मैंने जो है अपना एक नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस का P&L बनाया। फिर एक क्लाइंट की एक बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करके ये दोनों प्रॉफिट जो है उसमें ट्रांसफर करके कैपिटल में हमने अपनी बैलेंस शीट को जो है कंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर जो बुक्स थे वो मैंने अपने फाइनल कर लिए थे कि कैसे मुझे अपना P&L में दिखाना है और कैसे मुझे अपना बैलेंस शीट में दिखाना है। अब नेक्स्ट जो बारी आई वो आई हमारी ऑडिट रिपोर्ट की, कि ऑडिट रिपोर्ट में मुझे किस तरीके से इसको मेंशन करना है। जब ऑडिट रिपोर्ट पे हमने काम करना शुरू किया तो हमें दो चीजों में प्रॉब्लम आई। नंबर 1 जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी वो फेस करी क्लॉज नंबर 40 में, कि क्लॉज नंबर 40 में जो टोटल टर्नओवर हम दिखाएंगे एसएससी की वो कितनी दिखाएंगे। इस टोटल टर्नओवर में एक तो मेरा जो ट्रेडिंग बिजनेस का P&L में मैंने क्रेडिट साइड मेंशन किया, एक तो वो आ जाएगा, प्लस स्पेकुलेशन के बिजनेस में मैं क्या ऐड करूं, अपना एब्सोल्यूट टर्नओवर का जो टर्नओवर आई है वो मैं ऐड करूं, प्रॉफिट वाली टर्नओवर जो मैंने अभी दिखाई है अपने P&L में वो ऐड करूं, या फिर टोटल टर्नओवर ऐड करूं। टोटल टर्नओवर तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया कि मुझे ऐड नहीं करना, क्योंकि मैंने P&L भी अपना उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया है। अब कंफ्यूजन थी एब्सोल्यूट टर्नओवर की और टोटल प्रॉफिट वाले की, जो मैंने P&L के क्रेडिट साइड दिखाया है। तो मेरा कंक्लूजन ये निकला कि मेरे को अपने P&L के अकॉर्डिंग जो मैंने क्रेडिट साइड में दिखाया है वो ही यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि जो P&L है कल को आप मैच करा सकते हो कि P&L का क्रेडिट साइड और आपकी ट्रेडिंग का टोटल जो है टोटल मैच करके आपके यहाँ पे टर्नओवर से जो है कैलकुलेट होके आता है। बट अगर आप ICAI का गाइडेंस नोट खोल के देखेंगे क्लॉज नंबर 40 जब आप वहां पे निकालेंगे, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, हमारा ये इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है जिसमें क्लॉज नंबर 40 के बारे में क्या दिया है। इन्होंने पहले तो टेबल दिया कि आपको क्या क्या मेंशन करना है, फिर उसके बाद में इस रेशो को किस तरीके से कैलकुलेट करना है या ये रेशो आपको किस तरीके से कंसीडर करनी है उस चीज के बारे में इन्होंने दिया है। बट कहीं पर भी अगर आप टर्नओवर की भी डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर ये कहीं पे इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि स्पेकुलेटिव के बेस पे बिजनेस के केस में आपको टर्नओवर में क्या मेंशन करना है। यहाँ पर अगर मैं गाइडेंस नोट के स्टार्टिंग में जो टर्नओवर की डेफिनेशंस दी होती हैं अगर मैं उसको भी पढ़ूं तो वहां पर भी स्पेकुलेटिव के बिजनेस के केस में कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है कि मुझे कौन सी टर्नओवर मेंशन करनी है। वहां पर सारे जो टर्नओवर में इंक्लूजन क्या क्या होना चाहिए, एक्सक्लूजन क्या क्या होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। तो मेरी तरफ से क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये था कि जो मैंने P&L में अपना प्रॉफिट दिखाया है वो और जो मेरा ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट है वो ऐड करके मेरे को जो है 3CD के क्लॉज नंबर 40 में मेंशन कर देना चाहिए, जैसा कि मैंने किया इनके टाइम पर। तो एक कंफ्यूजन से निकलने के बाद अब बात आते हैं ITR 3 पे कि ITR 3 में हमें इस चीज को कैसे मेंशन करना है। ये देखिए जब आप ITR 3 फाइल करेंगे ना, मैंने ITR 3 आपके सामने ऑनलाइन ओपन करके रखी है, तो ITR 3 में एक जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसमें एक नया क्लॉज जो है इंसर्ट हुआ है, दैट इज 12 नंबर। 12 नंबर जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए ऐड किया गया है, ये इसी साल से ऐड हुआ है। इसमें ये बात की गई है कि जो आपकी टर्नओवर है इंट्राडे ट्रेडिंग से, यानी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस से जो आपकी टर्नओवर है वो यहाँ पे आपको वो टर्नओवर मेंशन करनी है, और इनकम फ्रॉम इंट्रा
इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो आपको इनकम हो रही है इंट्राडे ट्रेडिंग से, यहाँ पे आपको वो इनकम मेंशन करनी है। तो यहाँ पर अब आपको ये सोचने की जरूरत होगी कि यहाँ पे मैं कौन सी टर्नओवर मेंशन करूं। तो यहाँ पे जो है आपको मेंशन करनी है अपनी एब्सोल्यूट टर्नओवर, जो हमने अभी कैलकुलेट करके देखी थी, जो मेरे केस में आ रही थी 1,85,000। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये मेरे केस में मैंने जब कैलकुलेट करी थी तो 1,85,862 की स्पेक्युलेटिव टर्नओवर मेरी निकल के आई थी, और इसके ऊपर जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1,82,467। इसमें से मैंने एसटीटी को क्लेम कर लिया। जो मेरा एसटीटी क्लेम करने के बाद प्रॉफिट निकल के आया था वो आया था 1,21,000 के अप्रोक्स, सॉरी 1,72,000 के अप्रोक्स। यहाँ पे देखिए, जब मैंने एसटीटी इसमें से क्लेम किया तो मेरा प्रॉफिट निकल के आया था 1,72,000 के अप्रॉक्स, और ये प्रॉफिट मेरा उस स्टेटमेंट से मैच कर रहा था जिस स्टेटमेंट में एसटीटी ऑलरेडी इंक्लूडेड था। तो वहां से मेरा ये प्रॉफिट जो है टैली हो गया था। तो अब मुझे यहाँ पे जब हम रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो आपको कॉलम नंबर 12 में जाना है। पीएनएल के ये नया कॉलम इंसर्ट किया गया है, मैं बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पे आपको जो टर्नओवर मेंशन करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग की, वो आपको मेंशन करनी है जो आपकी एब्सोल्यूट टर्नओवर है। मेरे केस में है 1,85,000। और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की जो पीएनएल में आपको ट्रांसफर कराना है अपना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और जो अदर डिटेल्स आपको डालनी है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डाल के जो है कंफर्म कर देनी है। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रीटमेंट बताया कि आपको स्पेक्युलेटिव के केस में किस तरीके से ये ट्रीटमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर ऐड करके जो है कंफर्म कर देना है। और 3CD में आपके कॉलम नंबर 40 में जो एब्सोल्यूट टर्नओवर है वो मैंने ऐड नहीं करी। अगर आप चाहें तो वो ऐड भी कर सकते हैं अपने नॉर्मल टर्नओवर के साथ। मैंने जो अपना पीएनएल है, पीएनएल का क्रेडिट साइड जो मैंने अभी लिया है प्रॉफिट वाला, वो ही मैंने जो है ऐड किया है। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप भी स्पेक्युलेटिव बिजनेस की किसी की ऑडिट करने जा रहे हैं तो जो क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज हो रहे हैं वो बट ऑब्वियसली बात है आपके माइंड में भी होंगे। तो मैंने जो इसका ट्रीटमेंट किया है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। अगर आपको भी ये ट्रीटमेंट सही लगता है तो आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सेकेंड कोई ट्रीटमेंट है तो आप लोग जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। बट कहीं पर भी इसका रिटर्न में कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लियर गाइडेंस नहीं है कि आपको किस तरीके से इस इनकम को या फिर लॉस अगर आपका होता है तो उसको ट्रीट करना है। एक चीज और, अगर आपका स्पेकुलेशन का लॉस होता है तो आपको 3CD में एक और कॉलम है, एक और क्लोज नंबर है, वहां पे आपको उसको शो करना होता है, तो वहां पे आप उसको दिखा सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो स्पेकुलेटिव इनकम से रिलेटेड। अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस को आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है वही डिस्कस करी है। इसके अलावा बहुत सारे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि एब्सोल्यूट टर्नओवर किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ऑडिट लिमिट कितनी है कि ऑडिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे, लॉस के केस में कैसे डिसाइड करना है, प्रॉफिट के केस में कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि स्पेक्युलेटिव बिजनेस में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी। तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से टैक्सस्मूथ को फॉलो करते रहिए और बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो हमारी तरफ से देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।